हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम यूपी मेट्रो का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो कि 16 अप्रैल 2018 को हुआ था। आज के सेशन में हम लोग नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपका जो नॉन टेक्निकल आता है यूपी मेट्रो में वो आता है 50 मार्क्स के लिए और उसका बाइफर्केशन होता है कुछ इस तरह। 15 क्वेश्चन आते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के, 10 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के एंड 10 क्वेश्चन आता है आपका इंग्लिश का। तो हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो हम डिस्कस करेंगे और ये जो सेशन होने वाला है आपका ये 2 पार्ट्स में होने वाला है। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन एंड पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को। इसका पीडीएफ भी आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगा। आज का सेशन में हम लोग पार्ट 1 में हम लोग 15 क्वेश्चन को ओवरव्यू करेंगे एंड आफ्टर दैट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आने के चांसेस है। ये सेशन जो होने वाला है ये आपकी यूपी मेट्रो के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये सेशन को आपको कंप्लीट एंड तक देखना है। आपका जो टेक्निकल पोर्शन है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पे कवर अप हो रहा है। उसका पार्ट 1 कल अपलोड हुआ था, जल्दी आपका पार्ट 2 आ जाएगा, उसमें आपके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सारे कवर अप हो जाएंगे। तो आपको आज का सेशन कंप्लीट एंड तक देखना है। जो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल वो रिपीटेडली फिर से नहीं आने वाले हैं, वो क्वेश्चन का हम ओवरव्यू करेंगे। आप पीडीएफ में वो क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना एंड आज कुछ हम नए क्वेश्चंस को पूछेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग अच्छे क्वेश्चंस है। उसके साथ इंपॉर्टेंट जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस ईयर में 2018 में जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए वो हम एक बार ओवरव्यू करते हैं। तो ये कुछ 15 क्वेश्चन है जो कि 2018 के पेपर में आए थे। अभी ये सेम क्वेश्चंस तो नहीं आने वाले, तो आपको ये क्वेश्चंस एक बार पीडीएफ जब आपको मिलेगा तब आपको ये रीड कर लेना है। अभी हम कुछ न्यू क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि जिस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे 18 में उसी टाइप के फ्रेमिंग पे आज का सेशन बना हुआ है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आने की चांसेस है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू सिक इलेक्शन टू लोकसभा इज डैश। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 25 ईयर्स। लोकसभा इलेक्शन के लिए मिनिमम एज कितनी रिक्वायर्ड होती है? 25 ईयर्स होती है। अब एक चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे डिफरेंट डेजिग्नेशन है एंड उसके साथ मिनिमम एज कितनी रिक्वायर्ड होती है वो भी गिवन है। तो ये चार्ट आपको थॉरली याद करना होगा क्योंकि पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था सरपंच का मिनिमम एज, तो इस साल भी पूछा जा सकता है कुछ डिफरेंट डेजिग्नेशंस के साथ में। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लिए रिक्वायर्ड होती है 35 ईयर्स। देन राज्यसभा का जो एमपी होता है एंड एमएलसी होता है उसको होती है 30 ईयर्स। देन प्राइम मिनिस्टर, एमपी ऑफ लोकसभा, चीफ मिनिस्टर एंड एमएलए के लिए होता है 25 ईयर्स एंड सरपंच के लिए होता है 21 ईयर्स। तो आपको ये चार्ट अच्छे से ध्यान में रखना होगा। बढ़ते हैं आगे। अब हम कुछ लोकसभा के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी हम डिस्कस करेंगे अबाउट लोकसभा ये आपको सब कुछ ध्यान में रखना होगा। लोकसभा की जो करंट अभी सीट्स है वो है, टोटल सीट्स जो है वो है 545 मेंबर्स होते हैं। लोकसभा के प्रेजेंट जो है वो 545 मेंबर्स होते हैं। उसमें से अभी जो करंटली इलेक्ट किए जाते हैं वो है 530। आउट ऑफ दिस 530 मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स। अब हम कुछ लोकसभा के बारे में डिस्कस करते हैं। लोकसभा एट प्रेजेंट कंसिस्ट ऑफ 545 मेंबर्स। टोटल सीट्स आर 545, मतलब टोटल जो मेंबर्स होते हैं 545 मेंबर्स होते हैं। उसमें से 530 सीट्स जो होती है वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट से। 13 जो होते हैं वो यूटी से होता है, यूनियन टेरिटरी से। एंड जो 2 होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा टोटल मेंबर्स एंड उसका बाइफर्केशन। उसके बाद लोकसभा जो होता है वो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होता है। ठीक है, संसद का वो लोअर हाउस होता है और इसकी जो टर्म लिमिट होती है वो 5 ईयर्स होती है। देन स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो है अभी करंटली ओम बिरला जो कि बीजेपी से बिलोंग करता है। देन सेक्रेटरी जनरल है उत्पल कुमार सिंह जो कि 30 नवंबर को अपॉइंट हुए अभी रिसेंटली। तो पूछने के चांसेस बन सकते हैं कि करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है लोकसभा के, तो आंसर होगा उत्पल कुमार सिंह। देन लीडर ऑफ द हाउस है नरेंद्र मोदी जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, सभी को पता है। तो वो लीडर ऑफ द लोकसभा है एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन वैकेंट है। ठीक है, तो ये हुई अबाउट लोकसभा। आपको सीट्स ध्यान में रखनी है, उसका बाइफर्केशन ध्यान में रखना है, टर्म लिमिट 5 ईयर्स, स्पीकर, सेक्रेटरी जनरल, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर्ड फ्रॉम द हाउस एवरी 2 ईयर्स। हर 2 साल में राज्यसभा के कितने मेंबर्स रिटायर होते हैं?
अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर रिटायर्ड होते हैं, दैट इज ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हर 2 साल में जो राज्यसभा के मेंबर्स रिटायर्ड होते हैं वो होता है टोटल मेंबर्स का 1/3 पार्ट। ओके, बढ़ते आगे। अब हम राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला न्यूज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू राज्यसभा था, इसलिए मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। लोकसभा और राज्यसभा टीवी का न्यूज़ आता था, तो उन दोनों को मर्ज करके अभी सांसद टीवी कर दिया गया है। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा टीवी को मर्ज करके सांसद टीवी कर दिया है। तो आपको ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके अब कौन सा क्रिएट हुआ है, तो वो हुआ होगा सांसद टीवी। देन नेक्स्ट है, राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, जिसके मैंने आपको बताया लोकसभा जो होता है वो लोअर हाउस होता है, राज्यसभा जो होता है वो पार्लियामेंट का अपर हाउस होता है। ठीक है, देन मेंबर्स इज लिमिटेड टू 250 मेंबर्स एंड द प्रेजेंट राज्यसभा हैज़ 245 मेंबर्स। मतलब कि मैक्सिमम मेंबर्स कितने हैं, 245, बट एट प्रेजेंट राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो है 245। 233 आर इलेक्टेड बाय द विधानसभा मेंबर्स, उसमें से 233 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है बाय द विधानसभा एंड 12 members are nominated by the president for the contribution to art, literature, science and social services। मतलब कि 245 का बाइफिकेशन 2 चीज़ों में किया गया, 233 एंड 12। 233 मेंबर जो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द विधानसभा मेंबर्स एंड 12 members आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका जो टर्म लिमिट होता है वो होता है 6 years एंड अब इसकी लीडरशिप को हम देखेंगे। यहाँ पे जो चेयरमैन है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, एम वेंकैया नायडू, तो वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं एम वेंकैया नायडू। देन डिप्टी चेयरमैन जो है वो है हरिवंश नारायण सिंह। ये कभी अपॉइंट हुए, ये 14 सितंबर 2020 को अपॉइंट हुए, तो ये भी अभी कुछ महीनों पहले अपॉइंट हुए, इसलिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, तो वो है हरिवंश नारायण सिंह। देन सेक्रेटरी जनरल है देश दीपक वर्मा। लीडर ऑफ द हाउस है थावर चंद गहलोत। डिप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस है पीयूष गोयल, जो कि हमारे रेलवे मिनिस्ट्री भी है, तो वो है डिप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खारगे, जो कि 12 फरवरी 2021 में अपॉइंट हुए, बहुत ही अभी जस्ट रिसेंटली अपॉइंट हुए। तो अगेन इंपॉर्टेंट है कि लीडर ऑफ अपोजिशन पूछा गया राज्यसभा का तो होगा मल्लिकार्जुन खारगे एंड डिप्यूटी लीडर ऑफ द अपोजिशन पूछा गया तो होगा आनंद शर्मा। ठीक है, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, लीडर ऑफ द हाउस, डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन, ये सारे जितने भी मेंबर्स हैं राज्यसभा के आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, जो भी मेन है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपको मैंने बताया कि 245 का जो डिवीजन है वो बिटवीन 233 एंड 12 में होता है। 233 इलेक्टेड बाय द विधानसभा मेंबर्स एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, टर्म लिमिट जो होता है राज्यसभा का वो 6 years होता है, लोकसभा से 1 साल ज़्यादा, ये बात ध्यान में रखना होगी। और राज्यसभा जो है वो अपर हाउस होता है एंड लोकसभा जो है वो लोअर हाउस होता है। ये सारी चीज़ें हमने अभी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिस्कस की। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर विल इंडिया होस्ट G20 समिट। कौन से साल में इंडिया G20 समिट को होस्ट करेगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 2023। 23 में इंडिया होस्ट करने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो G20 समिट इंडिया होस्ट करने वाला है 2023 में। 21 में जो होने वाला है G20 समिट वो इटली में होने वाला है, इंडोनेशिया में होने वाला है 2022 में, 23 में होगा इंडिया में एंड 24 में होगा ब्राज़ील में। ठीक है, तो आपको ये सारी ईयर्स का ध्यान में रखना होगा, 21, 22, 23 एंड 24। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स देखेंगे। असीन समिट, असीन का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये 2020 का हुआ था वियतनाम में, 21 का होने वाला है ब्रूनी बंदार सेरी बेगावन में। देन आपका एससीओ का फुल फॉर्म होता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका 21 का समिट जो होने वाला है वो होने वाला है ताजिकिस्तान दुशांबे में। देन 33rd एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन मतलब कि अपेक समिट जो होने वाला है 21 का वो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होगा। देन 12th ब्रिक समिट 2020 का हुआ था रशिया में। 13वां जो समिट होने वाला है 21 का वो इंडिया में होगा। इंपॉर्टेंट है, अगर इंडिया में होने वाला है तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं बाकी कंट्रीज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, बट इंडिया में होने वाला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो वो तो आपको ध्यान में ही रखना है 100%।
तो 13th ब्रिक्स समिट जो होने वाला है 21 का, वो इंडिया में होने वाला है। एंड एडिशन भी ध्यान में रखना है, 13वां एडिशन जो कि न्यू दिल्ली में होगा। देन G20 का समिट 2020 का हुआ था सऊदी अरेबिया के रियाद में, 21 का होने वाला है रोम इटली में, एंड 23rd का G20 होने वाला है इंडिया में, जो कि आपको मैंने क्वेश्चन हुआ उसी में एक्सप्लेन किया, ठीक है। देन 47th G7 समिट जो होने वाला है 21 का, वो यूनाइटेड किंगडम में होने वाला है, यूके में। 108 इंडिया साइंस कांग्रेस 2021 ये होने वाला है पुणे में। एंड 16th ईस्ट एशिया समिट 2021 का होने वाला है ब्रूनी बैंडर सेरी बेगावन में। तो आपको ये सारा ध्यान में रखना होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, जो कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस की। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर ब्रेक डाउन स्पोर्ट विल बी पार्ट ऑफ ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स में कौन से साल में ब्रेक डाउन स्पोर्ट जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 2024। 2024 में ओलंपिक्स में ब्रेक डांस जो है वो पार्टिसिपेट करने वाला है फर्स्ट टाइम, ठीक है। एंड उसके साथ स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स 2024, जो कि आपका पेरिस में होने वाला है। ओलंपिक्स 24 का पेरिस में होने वाला है। एंड ये सारे जो न्यू कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जो कि इंक्लूड होने वाली है। 2021 का जो होने वाला है ओलंपिक्स, वो आपका टोक्यो जापान में होने वाला है 21 का, इस साल का। 24 का जो होने वाला है वो पेरिस फ्रांस में होने वाला है। एंड 28 का जो होने वाला है वो लॉस एंजलिस यूएसए में होने वाला है। देन विंटर के जो 2022 का ओलंपिक्स होने वाला है वो बीजिंग चाइना में होने वाला है। 26 का जो होने वाला है वो है मिलन एंड कॉर्टिना इटली में होने वाला है। जहाँ पे ओलंपिक्स होते हैं वहीं पे पैरा ओलंपिक्स होता है, तो आपको ओलंपिक्स सारे ध्यान में रखना है। 21 का टोक्यो जापान, 24 का पेरिस फ्रांस, 28 का लॉस एंजलिस यूएसए। एंड विंटर 22 का बीजिंग चाइना, 26 का मिलन कॉर्टिना इटली। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टॉप द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। आंसर होगा जापान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 का किसने टॉप किया, तो आंसर है आप हमारा जापान। और यहाँ पे जो इंडिया का रैंक है वो है 85th रैंक। और इंडिया प्रोवाइड्स वीज़ा फ्री एक्सेस टू 58 कंट्रीज। 85 रैंक के साथ इंडिया अभी 58 कंट्रीज़ को वीज़ा फ्री एक्सेस करने देगा 58 कंट्रीज़ में, ठीक है। तो आप 58 को कैसे ध्यान में रखोगे, 85th रैंक है उसका उल्टा 58, ठीक है। तो वो 85th रैंक के अकॉर्डिंगली हम 58 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ये उसका मीनिंग होता है। यहाँ पे टॉप किया है जापान ने। एंड जापान के बाद सेकेंड रैंक है सिंगापुर का, देन जर्मनी, देन साउथ कोरिया। और अफगानिस्तान जो है वो लीस्ट पे, सबसे निचली स्थान पर है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस को डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 21 में इंडिया का रैंक रहा 121st रैंक, इंपॉर्टेंट है। और इसे रिलीज़ करता है हेरिटेज फाउंडेशन। एंड इसे टॉप किया है सिंगापुर ने। देन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 21 का, जिसे रिलीज़ करता है जर्मन वॉच, यहाँ पे इंडिया का रैंक 7th है। एंड नेक्स्ट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये रिलीज़ करता है नीति आयोग। यहाँ पे जो फर्स्ट रैंक है स्टेट्स में कर्नाटक का है, यूटी में जो रैंक है वो दिल्ली का है। एंड हिली एरियाज़ में जिसने टॉप किया है वो है हिमाचल प्रदेश। तो ये 3 पार्ट में मतलब इसमें रैंकिंग दिया गया, स्टेट्स में, यूटीज़ में एंड हिली एरियाज़ में। स्टेट्स में अगर पूछा गया तो कर्नाटक आंसर होगा, अगर आपको यूटी में पूछा गया तो दिल्ली आंसर होगा, एंड हिली एरिया में पूछा गया तो हिमाचल प्रदेश आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 का, जो कि रिलीज़ करता है ग्लोबल फायर पावर। यहाँ पे इंडिया का रैंक 4th है और टॉप किया है यूएस ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। देन हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आईपी इंडेक्स, इसे रिलीज़ करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। यहाँ पे इंडिया का रैंक है आउट ऑफ 53 40th रैंक। एंड यहाँ पे टॉप किया अगेन यूएस ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आयुष्मान भारत योजना हैज़ बिन लॉन्च इन विच ईयर। तो आयुष्मान भारत योजना जो है वो कौन से साल लॉन्च की गई है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी 2018। 2018 में ये योजना को लॉन्च किया गया। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स है जो कि
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में जिस तरह मैंने क्वेश्चन बनाया उसी तरह पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, कि ये जो स्कीम आई ये कौन से साल लॉन्च की गई, या फिर इसको कितने साल हो गए हैं लॉन्च किए। ठीक है, तो आपको जैसे कि पूछा जाएगा ये है जनधन योजना, तो इसे लॉन्च करके कितना साल हुआ है। ठीक है, तो अभी हुआ है 7 ईयर्स। या फिर स्किल इंडिया मिशन पूछा गया, या फिर स्वच्छ भारत मिशन, जो भी पूछा जाएगा, एक तो इसका जो ईयर है वो पूछा जा सकता है, या फिर उसको कितने साल हुए ये पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, इसको आपको एक बार बिफोर एग्जाम ओवरव्यू करना है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आपको जब भी पीडीएफ मिलेगा तब आपको इसको एक बार रिविजन करना होगा बिफोर एग्जाम। तो बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ डैश। संसद में क्या क्या होता है? तो क्या क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। India has added Sokar wetland complex to the Ramsar site, making it India's which numbered wetland of international importance? अब सोकार जो है ये एक रामसर साइट, इसे घोषित किया गया, तो ये कितनी, कौन से नंबर की रामसर साइट जो है वो घोषित की गई? तो ये हमारी 42वीं रामसर साइट है सोकार, जो कि है लद्दाख में। इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 42 जो रामसर साइट है वो कौन सी है, तो होगा सोकार। अब वो कहाँ पर है अगर पूछा तो आपका आंसर होगा लद्दाख। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है वो मैंने बता दिया। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने जो बनाया वो 42 आंसर हो सकता है। एक ये भी हो सकता है कि कौन सी वेटलैंड साइट को ऐड किया, तो वो रहेगी सोकार। कहाँ पर है पूछा गया तो वो होगा लद्दाख। ठीक है, तो ये था रिलेटेड टू रामसर साइट का हमारा एक क्वेश्चन। अब अभी तक के टोटल हमारी 42 रामसर साइट्स है, जो कि मैंने आपके लिए जस्ट यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया कि ये टोटल 42 रामसर साइट्स जो है वो अभी तक टोटल है। तो आपको जो अभी ध्यान में रखनी है वो नीचे से ध्यान में रखिए। लोनार लेक को महाराष्ट्र का ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी जस्ट रिसेंटली रामसर साइट घोषित किया, लोनार लेक को भी। तो महाराष्ट्र में कौन सी रामसर साइट है तो बोला जाएगा, तो आंसर होगा आपका लोनार लेक। ठीक है, देन यूपी का सुर सरोवर वो भी रामसर साइट है, एंड लद्दाख की सोकार जो 2020 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया। और उससे पहले की जो 2 होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको लास्ट 3 ध्यान में रखनी होगी एंड टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, लास्ट 3 ध्यान में रखो एंड टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स को ध्यान में रखना होगा, और लास्ट जो जहाँ की है वो भी ध्यान में रखना होगा। सोकार जो है वो लद्दाख की है। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। Who has won the Best Actor Female Award at the Dada Saib Phalke International Film Festival Award 2021? आंसर होगा ऑप्शन डी, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 का फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी में। ठीक है, उनकी मूवी छपाक के लिए। देन एक्टर मेल में पूछा गया तो अक्षय कुमार को मिला है फॉर उनकी मूवी लक्ष्मी के लिए। देन बेस्ट फिल्म मिला है तानाजी। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म मिला है पैरासाइट को। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री मिला है धर्मेंद्र जी को। एंड आउटस्टैंडिंग कैटेगरी टू लिटरेचर इन इंडियन सिनेमा मिला है चेतन भगत को। तो ये थे दादा साहेब फाल्के अवार्ड जिन जिनको मिले, उनमें से इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो पूछी जा सकती है वो सारी कवर अप की। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच इंडियन नेवल शिप इज पार्टिसिपेटिंग इन द NAVTEX 2021 एंड इंडेक्स 2021 बीइंग हेल्ड इन अबू धाबी? आंसर होगा INS प्रलय, ऑप्शन सी। कौन सी इंडियन नेवल शिप है जिसने पार्टिसिपेट किया NAVTEX 2021 में एंड इंडेक्स 2021 में, जो कि अबू धाबी में हुई? तो आंसर होगा INS प्रलय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेमोरी ZB, PP, EB एंड YB। ज़ेटाबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट एंड योटाबाइट, इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। जब भी पेपर सॉल्व करते हो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, ताकि हम करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है वो चूज कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब यहाँ पे आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा, ये चार्ट आपको याद करना है। ठीक है, एग्जाम में अगर कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, मेमोरी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप ये चार्ट लर्न करके जाते हो और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इजीली 1 मार्क मिल जाएगा।
ठीक है, और सिंपल भी है और हमें ये चीज़ पता भी होनी चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको ये 4 ध्यान में रखना है, बीट के बाद आता है नीबल, देन बाइट, देन किलोबाइट, देन मेगाबाइट, देन गीगाबाइट, देन टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट एंड योटाबाइट। ठीक है, पेटा के बाद एक्सा होगा, एक्सा के बाद जेटा होगा, जेटा के बाद योटा होगा। तो ये चार्ट आपको ध्यान में रखना होगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट पहले योटाबाइट आएगा, देन जेटाबाइट आएगा, देन एक्साबाइट आएगा एंड देन पेटाबाइट आएगा। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी। अगर आप ये टेबल याद कर लेते हो तो आप भी इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाओगे। ठीक है, बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर होगा ऑप्शन बी 6। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो कितने हैं? 6 है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा। 6 फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आता है आर्टिकल 14 से 18 में। देन है सेकेंड राइट टू फ्रीडम, जो कि आता है आर्टिकल 19 टू 22 के बीच में। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है आर्टिकल 23 टू 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है आर्टिकल 25 टू 28 के बीच। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आता है आर्टिकल 29-30 एंड लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है आर्टिकल 32 में। ठीक है, तो आपको आर्टिकल में ध्यान में रखने होंगे एंड कितने राइट्स होते हैं वो ध्यान में रखना होगा, दैट इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अ कंपाइलर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू डैश। अब कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को कौन सी क्या करता है, किस में कन्वर्ट करता है? तो वो करता है मशीन लैंग्वेज में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ड बाय। दिल्ली का जो जामा मस्जिद है वो किन्होंने बनाया है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली का जो जामा मस्जिद है वो बिल्ड किया है। अब ये साइट पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स नज़र आ रहे होंगे एंड उनके बिल्डर्स नज़र आ रहे होंगे और वो कहाँ पर है ये भी नज़र आ रही होंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये जो इंपॉर्टेंट है वही सारे कवर अप किए। तो वो कहाँ पर है ये भी ध्यान में रखना होगा एंड उसे किसने बिल्ड किया है वो भी ध्यान में रखना होगा। जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया, ये मुंबई महाराष्ट्र में एंड इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिल्ड किया था। देन आपका हवा महल जो कि जयपुर राजस्थान में एंड इसे बिल्ड किया था महाराजा प्रताप सिंह ने। जामा मस्जिद अभी हमने देखा आगरा यूपी में है, उसे शाहजहां ने बिल्ड किया। देन नेक्स्ट है जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी उड़ीसा में है, उसे अनंत वर्मन गंगा इन्होंने बिल्ड किया था। जंतर मंतर दिल्ली का सवाई जय सिंह ने किया था। अजंता अलोरा केव्स जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, इसे जो बिल्ड किया था वो थे गुप्ता रूलर्स। देन बीबी का मकबरा भी औरंगाबाद में, इसे बिल्ड किया था औरंगजेब ने। इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको ध्यान में रखने होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब एक बार देख लेना है बिफोर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हु हैज़ बिकम इंडियाज यंगेस्ट फीमेल पायलट एट द एज ऑफ 25? इनमें से जो कौन है वो यंगेस्ट फीमेल पायलट बनी है एट द एज ऑफ 25? सिर्फ 25 साल की उम्र में वो सबसे छोटी पायलट बनी है। उनका नाम है ऑप्शन सी आयशा अजीज़। आयशा अजीज़ बनी है यंगेस्ट फीमेल पायलट एट द एज ऑफ 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। रीलोकेशन ऑफ एंडेंजर्ड और रेयर स्पीसीज फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट टू प्रोटेक्टेड एरियाज इक्विप फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन इज कॉल्ड। आंसर होगा ऑप्शन ए एक्स सीटू कंजर्वेशन। जब भी स्पीसीज एंडेंजर्ड हो जाती है या फिर रेयर स्पीसीज होने लगती है तो उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट से एक प्रोटेक्टेड एरियाज में रखा जाता है। तो उस प्रोटेक्टेड एरिया को जहाँ पे उन्हें रखा जाता है उसे क्या बोला जाता है? एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट, हु विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अगर प्रेसिडेंट की जगह और वाइस प्रेसिडेंट की जगह खाली है तो उनकी प्लेस पे कौन काम करता है? उस प्रेसिडेंट की प्लेस पे कौन काम करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड अभी रिसेंटली 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं, RV रमना। इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 48 चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए RV रमना एंड इससे पहले जो थे वो थे बोबड़े जी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना हो कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की प्लेस खाली है तो वहाँ की जो काम करेगा वो होगा उस प्लेस पे, प्रेसिडेंट की प्लेस पे जो होगा वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्रोनिम वीसैट। वीसैट का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर होगा वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, ये होगा वीसैट का फुल फॉर्म। इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पिछले साल आपको पूछा गया था यूएसबी का, ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल था, जिसका फुल फॉर्म था यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, ये आपको पिछले साल पूछा गया था। अब एग्जाम में इस साल भी पूछा जा सकता है या फिर नहीं भी पूछा सकता है, हमें नहीं पता, बट हम कुछ जो भी इंपॉर्टेंट पूछने जाने के चांसेस है वो सारे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनियाक का फुल फॉर्म जो है वो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। यूपीएस का है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूएलएसआई का क्या होगा? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यूआरएल का क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूएसबी का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि आपको पूछा गया था 2018 में। वीडियो का होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VGA का होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। VoIP इंपॉर्टेंट, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। WAN का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। SMTP का होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी तरह बाकी सारे आपको लर्न करने होंगे। HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, ये स्लाइड आपको पूरी याद करनी है थरली, ठीक है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल गेट। इनमें से कौन सा यूनिवर्सल गेट है? आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ NAND एंड NOR। एक आपको पिक्चर नजर आ रही होंगी जिसमें आपको बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट एंड स्पेशल पर्पस गेट्स को बताया गया है। बेसिक गेट्स होते हैं हमारे AND गेट, OR गेट, NOT गेट। यूनिवर्सल गेट्स होते हैं NAND गेट एंड NOR गेट एंड स्पेशल पर्पस गेट होते हैं XOR एंड XNOR। तो यहाँ पे पूछा गया था यूनिवर्सल गेट, तो आपका होगा NAND एंड NOR। ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉज द मुगल एम्परर टू इंट्रोड्यूस द कस्टम ऑफ झारोखा दर्शन। झारोखा दर्शन इंट्रोड्यूस, ये जो कस्टम था, ये कौन से मुगल एम्परर थे जिन्होंने झारोखा दर्शन ये कस्टम को इंट्रोड्यूस किया? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। अकबर ये एक मुगल एम्परर थे जिन्होंने झारोखा दर्शन ये कस्टम था जिसे इंट्रोड्यूस किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, SpaceX created a new world record by launching how many satellites on a single rocket in January 2021? आंसर होगा ऑप्शन सी, 143। SpaceX ने अपना न्यू रिकॉर्ड सेटअप किया एक साथ 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके, जो कि उन्होंने जनवरी 2021 में लॉन्च किए थे, ठीक है। तो कितने सैटेलाइट्स लॉन्च किए उन्होंने? टोटल 143 सैटेलाइट को एक साथ सिंगल रॉकेट में उन्होंने लॉन्च किया और ये उन्होंने रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि उस कंपनी का नाम क्या, अगर पूछा गया, सपोज उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि 143 सैटेलाइट लॉन्च करने वाली वो कंपनी का नाम क्या, तो आंसर होगा SpaceX। अगर इस तरीके का क्वेश्चन किया तो आंसर होगा 143 सैटेलाइट्स को उन्हें सिंगल रॉकेट में लॉन्च किया, ठीक है। वो कंपनी आपकी SpaceX। और उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा है। 2017 में इसरो ने 104 सैटेलाइट्स को सिंगल लॉन्च किया था, ठीक है। तो इन्होंने 143 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करके रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। द लॉन्च व्हीकल फॉर द SpaceX रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लाइट वॉज अ Falcon 9 रॉकेट। तो उस रॉकेट का नाम क्या था, ये भी ध्यान में रखना होगा, Falcon 9 रॉकेट, ठीक है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सैटेलाइट मिशन लॉन्च बाय इसरो इन 2021? इसरो ने 2021 में सबसे पहला जो सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, एमेजोनिया 1। इसरो ने जो लॉन्च किया ये ब्राजीलियन सैटेलाइट है एमेजोनिया 1, जो कि 2021 में पहला सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया। एंड उन्होंने कहाँ से लॉन्च किया? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से उन्होंने ये मिशन को लॉन्च किया है, ठीक है। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, ये एक इंपॉर्टेंट बनता है। देन एमेजोनिया 1 को PSLV C51 भी बोला जाता है, ठीक है, जो कि उन्होंने 2021 में, आपको उसका दूसरा नेम भी ध्यान में रखना होगा, PSLV C51। देन इसरो के जो चेयरमैन है वो है K7। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में एंड एस्टैब्लिश हुई थी 15 अगस्त 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, Which among the following is a network type in which every computer and network device is connected to a single cable? इनमें से कौन सा नेटवर्क टाइप है जो कि सिंगल केबल के नेटवर्क डिवाइस से कनेक्टेड होता है? आंसर होगा बस टोपोलॉजी। आपको पिक्चर में ही नज़र आ रहा होगा कि बस टोपोलॉजी जो है वो सिंगल केबल से कनेक्टेड होती है।
स्टार टोपोलॉजी जो होती है वो बीच में हब होता है, स्विच होता है, उससे सारे जो भी डिवाइसेज है, सारे नेटवर्क जो है वो कनेक्टेड होते हैं। मेश टोपोलॉजी तो होती है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होती है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड होती है, पॉइंट टू पॉइंट एंड इंटरकनेक्टेड होती है। एंड रिंग टोपोलॉजी जो होती है वो एक दूसरे से होती है, मतलब कि एक के बाद एक, ये एरो से आपको नजर आ रहा होगा जो मैं एरो अभी बना रही हूँ, एक दूसरे से ये कनेक्टेड होती है रिंग टोपोलॉजी सर्क्यूलर फॉर्म में, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन में क्या होगा कि सिंगल केबल अगर पूछा गया तो आंसर हो जाएगा बस टोपोलॉजी, ठीक है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच स्टेट हैज़ द सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा? कौन से स्टेट में लोकसभा की सेकेंड हाइएस्ट सीट्स है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर महाराष्ट्र हुआ, क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में 48 सीट्स है, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा पूछी गई तो आपका यूपी आंसर होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट्स है एंड आफ्टर दैट है आपका महाराष्ट्र। बाकी स्टेट्स की भी, बाकी जो भी स्टेट्स की लोकसभा सीट्स है वो वहाँ पे गिवन है और हमारे टोटल 543 सीट्स जो कि अब भी फिल्ड है आउट ऑफ 545। तो ये है हमारे स्टेट्स और उनकी लोकसभा की सीट्स। तो आपको ध्यान में रखना होगा यूपी टॉप पे है, यूपी टॉप पे मतलब कि यूपी में 80 सीट्स है लोकसभा की, महाराष्ट्र में 48 है, आफ्टर दैट वेस्ट बंगाल में 42 सीट्स, ठीक है। तो ये है आपको ध्यान में रखना होगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो कौन इलेक्ट करता है? आंसर होगा ऑप्शन डी मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वही लोकसभा के स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। तो आंसर हो जाएगा मेंबर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 26। द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट्स? तो हरप्पन सिविलाइजेशन का जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मिला वो कौन सी एंशिएंट साइट पे मिला? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धोलावीरा। धोलावीरा में पहला हरप्पन सिविलाइजेशन का एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एंशिएंट साइट मिला। क्वेश्चन नंबर 27। पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड इन द सेकेंड बैटल ऑफ टेरिन बाय डैश। पृथ्वीराज चौहान जो है वो डिफीट हुए जब सेकेंड बैटल हुआ था टेरिन में, तो वो वहाँ पे डिफीट हो गए। तो उनको किसने हराया था? तो उनको हराया था मोहम्मद घोरी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड बैटल ऑफ टेरिन में हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फाउंडेड बाय द पालवा किंग, इज इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो महाबलीपुरम का जो मॉन्यूमेंट है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, जिसे बनाया गया था पल्लवा किंग के द्वारा, तो वो कहाँ पर है? आंसर होगा ऑप्शन बी कांचीपुरम, तमिलनाडु। तमिलनाडु के कांचीपुरम में है महाबलीपुरम, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया और उसे ढूंढा गया था बाय पल्लवा किंग्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांचीपुरम, तमिलनाडु। और अभी आपको ध्यान में रखना होगा कि अभी करंटली जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है टोटल 38, ठीक है। और लास्ट जो हेरिटेज साइट दिया गया था वो जयपुर सिटी को दिया गया था 2020 में, ठीक है। और टोटल हेरिटेज साइट जो है वो है अभी 38। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन डैश। आंसर होगा ऑप्शन ए जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। तो ये चार्ट में आपको नज़र आ रहा होगा कि जेनेवा में कौन से हेडक्वार्टर्स हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा WHO, WTO, WMO, WIPO, ILO, ITU, ICRC, GATT, ये सारे हेडक्वार्टर्स जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और बहुत बार यहाँ के हेडक्वार्टर्स को पूछा जाता है, ठीक है। तो आप एक ट्रिक मैं आपको बता सकती हूँ, W से जो स्टार्ट होता है और O पे जो एंड होता है वो सारे जेनेवा में, उसको सोचना भी मत। जो W से स्टार्ट होता है और O से एंड होता है वो सारे जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। UPU का जो है वो बर्न में है एंड देन WWF का जो है वो है ग्लैड स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे कुछ ही कवर अप हुई है। अगर आप पूरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर का वीडियो देखना चाहते हो तो वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो। और इंस्टाग्राम पे भी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को उनकी सिटीज़ के साथ कवर अप किया है। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम का पेज फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ पे जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले हमने 15 क्वेश्चंस को ओवरव्यू किया एंड आफ्टर दैट हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। पार्ट 2 के सेशन में हम लोग
रीजनिंग एंड मैथ्स को डिस्कस करेंगे। जो भी रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले साल, वही क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैथ्स के कुछ और नए क्वेश्चंस को और नए कॉन्सेप्ट को देखने की हम कोशिश करेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो आज का सेशन आपको पसंद आया होगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।